ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन एवं भारत। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन अर्थात नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड इंडिया, इस टॉपिक को जानने के लिए या इस विषय पे अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए आप जरा धैर्यपूर्वक इस सेशन को ज्वाइन करें, और यदि आपकी कोई क्वेरी है देन लेट मी नो योर क्वेरी इन कमेंट्स बॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक विद द सेशन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड इंडिया। अच्छा, एक बात कहूँगा कि आप लोग जो है भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से थोड़ा सा हमारा हौसला भी बढ़ेगा, ताकि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी आप लोगों को यूपीएससी एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक ला सकूं और उनको जो है डिटेल्ड एक्सप्लेन कर सकूं, तो प्लीज़ जो है चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1 मिनट की तो बात है, बस 1 मिनट में आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। इससे जो है किसी टीचर्स का मनोबल भी बढ़ता है कि कोई उसे सुन भी रहा है, कोई उसे समझ भी रहा है। खैर, बात करते हैं सीधे टॉपिक पर। आज का जो हमारा सेशन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड इंडिया, तो बेसिकली हम जाएंगे वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पर। इनफैक्ट 1945 में वर्ल्ड वार सेकेंड जो है समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 1945 में, जब जापान के नगरों में हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने, यूएसए ने बम ड्रॉप कर दिया था। इसी के साथ जो है 1945 में वर्ल्ड वार सेकेंड समाप्त हो गया था। अब इस वर्ल्ड वार सेकेंड के समाप्त होने के साथ ही बहुत सारी अफ्रीकन, एशियन जो कॉलोनीज थीं उनको फ्रीडम मिल गई थी, स्वतंत्रता मिल गई थी, और उनमें से भारत भी है। हम भी 1947 में आज़ाद हुए। कब हुए? 1945 के वर्ल्ड वार सेकेंड के फिनिश होने के बाद, अंत होने के बाद हमें भी आज़ादी मिली थी। तो बेसिकली ये जो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज जो है, बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आज़ाद हुई आगे पीछे करके, या इनको फ्रीडम मिली, इसके पीछे का कारण क्या है? थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड पर जाते हैं तो आप देखेंगे जो वर्ल्ड वार सेकेंड है, WW सेकेंड, इनफैक्ट दो शक्तियों के बीच चल रहा था, या यूँ कह सकते हैं 2 गुटों के बीच चल रहा था, जिसमें एक तरफ था आपका यूएसए, USSR, ब्रिटेन, फ्रांस। ये बहुत पावरफुल देश है, ये बहुत ही पावरफुल देश हैं। दूसरी तरफ था जर्मनी, इटली, जापान। ये थोड़े से यूएसए, USSR, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके मुकाबले में ये जर्मनी, इटली एंड जापान जैसे जो देश हैं काफ़ी इनके मुकाबले में कमज़ोर थे। हालांकि जर्मनी वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो है काफ़ी हद तक बहुत फाइट किया था। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ था तो जर्मनी को जो है समझौता करना पड़ गया था, जिसकी वजह से हिटलर ने जो है वर्ल्ड वार सेकेंड छेड़ दिया था, तो वो बदला लेना चाहता था इनफैक्ट। तो लेकिन इसके परिणाम जो है फिर से वही उलट रहे। परिणाम जर्मनी, इटली, जापान के सोच से उलट रहे। मतलब यूएसए, USSR, ब्रिटेन, फ्रांस ये पहले से भी पावरफुल थे,
जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस तो ऑलरेडी बहुत पावरफुल थे। इन्होंने दुनिया के बहुत सारे देशों को अपनी कॉलोनी बना रखा है। अगर बहुत पावरफुल देश के तौर पर अगर हम देखें उस समय के, तत्कालीन समय के, तो ब्रिटेन और फ्रांस को देखते हैं। लेकिन होता क्या है कि इधर ये जो है जीत तो गए, ये ग्रुप, ये गुट जीत तो गया, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जीत तो गया, हार इनकी हुई, ये डिफीटेड हो गए और गॉट विक्ट्री, इन्होंने जीत जरूर हासिल कर ली। लेकिन इस जीत को हासिल करते करते ये इकोनॉमिक रूप से, फाइनेंशियली रूप से पूरी तरह से ये क्राइसिस में आ चुके थे। फिर चाहे वो आपका यूएसए हो या यूएसएसआर हो या ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अच्छा, ये तो तय है कोई भी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो या कोई स्टेट हो, जब तक वो फाइनेंशियली साउंड नहीं होगा तब तक ना तो वो किसी को गुलाम बना सकता है, ना ही कोई वो किसी को अपना नौकर बना सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि हम एक सर्वेंट भी रखते हैं, तो सर्वेंट कब रखते हैं? जब हमारे पास पैसा होगा तभी हम सर्वेंट रखेंगे, और अगर पैसा ही नहीं है तो हम सर्वेंट कहाँ से रखेंगे? तो जो इन लोगों की जो ये प्रवृत्ति थी साम्राज्यवाद की, इम्पीरियलिज्म की, तो इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी के तहत जो ये वीकर कंट्रीज होती थी, जो कमज़ोर देश होते थे, उनको जो है अपनी कॉलोनी बना लेते थे। लेकिन अब इनमें कॉलोनी बनाने की शक्ति नहीं रह गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके थे, ब्रिटेन और फ्रांस। तो बहुत सारी कॉलोनीज को जो है क्या मिल गई? उस समय आज़ादी मिल गई। अब देखिए, जब बहुत सारी कॉलोनी को आज़ादी मिल गई तो उसी बीच उभर करके दो दादा आते हैं, जो कौन? यूएसए एंड यूएसएसआर। ये दो उभर करके आते हैं जो अपने आप को सुपर पावर, अब देखिए यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस ये तो हो गए पीछे, अब ये यूएसए एंड यूएसएसआर ये उभर कर आते हैं। किस मामले में? ये होड़ लगाते हैं कि हमको जो है क्या बनना है? एक सुपर पावर बनना है। तो अभी आप देख रहे होंगे वर्ल्ड वार सेकेंड में दोनों एक ही खेमे में थे, एक ही साथ थे, राइट? तो जाहिर सी बात है, जब एक साथ एक ही खेमे में लड़ रहे थे तो अच्छी मित्रता भी होगी दोनों में। लेकिन जब दो मित्र क्या बनते हैं? दुश्मन बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? फिर अपनी अलग अलग पार्टी बना लेते हैं। जैसे कि राजनीतिक दलों में भी देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि जो पहले एक ही पार्टी से दो नेता लड़ रहे हैं, फिर जो है वो क्या करते हैं? आपस में जो है कोई मनमुटाव हो गया, चाहे पार्टी से हो गया या उनका आपसी मनमुटाव हो गया, कोई मतभेद हो गया, तो एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता है। या दोनों अगर टॉप के या शीर्ष के नेता हैं, राइट, तो वो क्या करते हैं? अपनी एक नई पार्टी भी बना लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी पूर्व में उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है, मुलायम सिंह जी की पार्टी है, उस मुलायम सिंह जी की पार्टी में अगर मुख्यमंत्री के सही मायने में उत्तराधिकारी थे तो कौन थे? शिवपाल यादव थे। लेकिन पुत्र मोह के वशीभूत शिवपाल यादव को मुख्यमंत्री ना बना करके मुलायम सिंह ने बना दिया किसको? अपने पुत्र अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री, जिसकी वजह से मुलायम सिंह, अखिलेश, मुलायम सिंह, शिवपाल और अखिलेश के बीच एक तरह का अंतर्द्वंद, एक अंतर मन में एक अंतर्द्वंद, एक अंदर से संघर्ष चलने लगा, जिसका नतीजा ये निकला कि शिवपाल ने 5 साल का कार्यकाल पूरे होते अखिलेश अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करते उससे पहले ही उन्होंने अपनी न्यू समाजवादी पार्टी बना दी, राइट। जिसका दुष्परिणाम ये रहा कि जब परिवार में कलह होती है
तो वो बाजी कोई और मार ले जाता है। शायद वही ये जो है एक इनका आंतरिक कलह था जिसकी वजह से जो बीजेपी की जीत और आसान कर दी 2017 में, राइट। तो यहाँ पर भी इनमें दोनों में अंतर्द्वंद चलने लगा। अब अंतर्द्वंद यूएसए यूएसएसआर में क्यों चलने लगा कि दोनों की आइडियोलॉजी जो थी वो विचारधारा दोनों की अलग अलग थी। क्योंकि ये जो है यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी। इसकी जो है पूंजीवादी नीति है और ये पूंजीवादी होने की वजह से ये जो है क्या कर रहा था, ये विकास कर रहा था, ये काफ़ी डेवलप्ड कंट्री के तौर पर उभर के आ रहा था। इधर यूएसएसआर आपका जो है ये कम्युनिस्ट है, अर्थात कम्युनिज्म ये साम्यवादी विचारधारा का है। अब यहाँ पर वैसे हमने पहले भी पूर्व में भी अभी लेक्चर्स में बताया है कि जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इन तीनों तरह की कंट्रीज़ में बेसिकली मूलभूत अंतर भी बताए थे, लेकिन अभी फिर भी हम एक बार एक्सप्लेन करते हुए चलना चाहेंगे बच्चों को। क्योंकि ये कम्युनिस्ट जो है, ये जो कम्युनिज्म है ये एक इवेंट्स की तरह होती है। सेकेंड थिंग इज दिस, कम्युनिस्ट जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पब्लिक सेक्टर्स में पब्लिक के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। इवन देन सारी जो है पॉलिसीज, सारी आइडियोलॉजी गवर्नमेंट की होती है, अर्थात सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में होता है। इवन देन किसान भी अगर फसल उगाएगा तो वो कौन सी फसल उगाएगा ये सरकार तय करेगी। किसान फसल उगाने के बाद कब काटेगा ये भी सरकार तय करेगी। किसान का जो है फसल कटने के बाद कहाँ जाएगी ये भी सरकार तय करेगी। तो यहाँ पर ये दो विचारधाराएं थीं जिनमें आपस में फाइट हो गई। अब इन लोगों ने क्या कर दिया, अपना एक अलाइनमेंट बनाना शुरू कर लिया। अपना अपना अलाइनमेंट मतलब अपना अपना गुट। जैसे कि आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि दो दादा होते हैं, पहले एक ही साथ काम करते हैं, फिर अपना अपना गैंग बना लेते हैं। अगर उनमें आपस में अंतर्द्वंद हो जाए या वैचारिक मतभेद हो जाए तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपना अपना एक गैंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक तरह से, या क्लास में दो बच्चे एक ही टाइप के होते हैं, दोनों हट्टे कट्टे, दोनों जो है एक पर एक रौब झाड़ने वाले। पहले तो मित्र हैं लेकिन किसी वजह से अनबन हो गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो वो दोनों जो है क्लास में क्या है, दोनों के अंदर लीडरशिप पावर है तो दोनों ही लीड करने लगते हैं। वो कहते हैं अच्छा भाई तुम लोग चाहो तो मेरे गुट में शामिल हो जाओ या मेरे गुट में शामिल हो जाओ। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर 1945 में जब ये वार जैसे ही ख़त्म हुआ तो इन लोगों ने क्या किया, गुट बनाना शुरू कर दिया, अर्थात अपना अपना एक अलाइनमेंट बना लिया। और जो है एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, भारत जैसे देश जो उस समय नए नए आज़ाद हो रहे थे, इनको निमंत्रण देना शुरू कर दिया कि भाई यूएसएसआर कहने लगा कि भाई आप हमारे गुट में शामिल हो जाओ, और जो है यूएसए कहने लगा कि आप हमारे गुट में शामिल हो जाओ। तो ये गुट में शामिल होने का निमंत्रण देने लगे कि, और जाहिर सी बात है जब गुट में किसी के शामिल होंगे तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं कि अगर आप हमारे गुट में शामिल हुए, जस्ट सपोज यूएसएसआर को ही ले लेते हैं। यूएसएसआर ने कहा भारत से कि यदि आप हमारे गुट में शामिल होते हैं तो हम आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, हम आपको जो है रसद भी देंगे, हथियार भी देंगे, या जो भी आपको ज़रूरत होगी आपकी विकास में सहायता करेंगे, आर्थिक सहायता भी करेंगे। क्योंकि विकास के लिए क्या चाहिए, अर्थ चाहिए, अर्थात पैसा चाहिए, मनी। तो बोले कि हम आपको पैसा भी देंगे और देश के विकास में हम योगदान ये करेंगे कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट या कंपनीज जो भी है हर तरह की हम आपको मदद करेंगे, सैन्य सहायता भी देंगे। इज दैट क्लियर। डिफेंस सिस्टम वगैरह सब कुछ देंगे, एक प्रलोभन। यूएसए ने भी सेम प्रोविज़न कि हम आपको पैसा देंगे, आप विकास कीजिए, विकास में आपकी सहायता करेंगे और सुरक्षा भी देंगे।
इस तरह के ये गुट बनने लगे तो बहुत सारे देश जो नए नए उस समय आज़ाद हुए थे वो कुछ यूएसएसआर के अलाइनमेंट में चले गए, कुछ यूएसए के अलाइनमेंट में चले गए। हम भी उस समय नई नई आज़ादी मिली थी हमें, और हमें आपको पता है कि हमारी जो है 1947 में वी गॉट फ्रीडम इन 1947। हम जो है 1947 में आज़ाद हुए, और जैसे ही आज़ाद हुए तो हमारे पास भी एक इनविटेशन था यूएसए से भी, यूएसएसआर से भी, कि आप चाहें तो हमारे इस संघ में आ जाएं, चाहें तो हमारे संघ में आ जाएं। तो हमारी जो विदेश नीति है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 1947 में इंडियन फॉरेन पॉलिसी बनी, जिसके जो है फाउंडर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी, हम स्वतंत्र विदेश नीति के मालिक हैं, और हम किसी की दबाव में आकर के कोई भी फैसला नहीं करेंगे। अभी अभी तो हमने गुलामी की जंजीरों से हम आज़ाद हुए हैं, और हम जिस किसी भी गुट में शामिल हो जाएंगे तो एक बार फिर से हम गुलाम हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो भारत जो है गुट निरपेक्ष रहा। भारत ने अपना जो है स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ना हम यूएसएसआर के गुट में जा रहे हैं अलाइनमेंट के साथ, और ना ही हम यूएसए के अलाइनमेंट के साथ हैं, क्योंकि हमारी जो है अभी अभी हमें आज़ाद हुए हैं, और अभी अभी हम फिर किसी न किसी अलाइनमेंट को ज्वाइन करके अभी एक की गुलामी से आज़ाद हुए, दूसरी की गुलामी स्वीकार कर लें। ये गुट में शामिल होने का मतलब है एक तरह से गुलामी ही स्वीकार करना। अरे भैया, जिसके गैंग में शामिल होगे, इसको अगर दूसरी भाषा में लेमैन लैंग्वेज में कहें तो जिसके गैंग में शामिल होगे, तो जो उस गैंग का लीडर होगा, जो उस गुट का लीडर होगा, जो उस संगठन का लीडर होगा, उस लीडर के आदेश का पालन करना होगा आपको। क्लियर? वो कहेगा कि जाओ फलाने आदमी को गोली मार आओ, तो मारना पड़ेगा, क्योंकि यही तो हम करते हैं, देखते आए हैं कि जिस गुट में शामिल होंगे उस गुट में हमें उसकी बात सुननी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिल्कुल संविधान सभा में ये बात स्पष्ट तौर पे कह दी कि भारत की जो विदेश नीति है बिल्कुल स्वतंत्र है, और भारत जो है गुट निरपेक्ष है, अर्थात भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होने वाला है। ये भारत की विदेश नीति है। हम अपना जजमेंट सही और गलत के आधार पर करेंगे, राइट? तो ये हमारी जो विदेश नीति है ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि हम बिल्कुल स्वतंत्र विदेश नीति बनाएंगे और किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, और ना ही किसी के गुट में शामिल होंगे। क्योंकि गुट में शामिल होने का मतलब सीधा सा मतलब था कि गुट का सरगना जो भी कहेगा उसके अनुसार हमें चलना है। और बहुत सारे देश जो गुट में शामिल हुए वो एक तरह से उन्होंने अपनी देर सवेर अपनी भूल को स्वीकार भी किया, वो गुट से वापस भी होने लगे। पहले गुट में शामिल हो गए, फिर देखा कि यार भारत जो है, भारत शामिल नहीं हुआ, तो बहुत सारे देश जो है गुट से बाहर भी आने लगे, क्योंकि भारत ने अपनी नीति को स्वतंत्र रखा, विदेश नीति को। ठीक है? तो ये गुट में शामिल नहीं हुए, स्पष्ट कर दिया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हो रहे हैं। जो लोग शामिल हुए वो उस दूसरी तरीके से रह गए। हम गुट में शामिल क्यों नहीं हुए? देखिए, ये जैसे यूएसए का है, ये यूएसएसआर का है। अगर हमारी विदेश नीति जो है स्वतंत्र है, हमें ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है? ये रहा इंडिया आपका, ठीक है? हमको यहाँ से कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो हम इसके साथ सौदा कर लेंगे यूएसएसआर से। अगर हमें यूएसए से कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो हम यहाँ से सौदा कर लेंगे। मतलब हमको अगर ऋण भी लेना है, लोन भी लेना है, तो अगर हमें सस्ते दर पे लोन यहाँ से मिल रहा है तो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से मिल रहा है तो यहाँ से ले लेंगे। तो हमारे लिए दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। इस मामले में हम तटस्थ हैं, ना हम यूएसएसआर के ग्रुप के साथ हैं, ना यूएसए के गुट में हैं। क्लियर?
तो भारत ने अपना जो है विदेश नीति को मुक्त रखते हुए ये कहा कि भाई हमें जहाँ ठीक लगेगा, जिस यूरोपियन कंट्रीज से, वेस्टर्न कंट्रीज से, जिससे भी हमको जो है जो फ़ायदा मिल रहा होगा हम वो फ़ायदा लेंगे। अच्छा, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ ने हमारी जो इस विदेश नीति को, जो हमने गुट में ना शामिल होने की नीति निर्धारित की, उसको जो है यूरोपियन कंट्रीज़ ने, ख़ास तौर से जैसे कि ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटेन जिन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, उन्होंने कहा कि ये गुट निरपेक्षता नहीं है, ये अवसरवादिता है। भारत तो अवसरवादी है, भारत किसी के साथ नहीं है। मतलब अवसरवादी, जानते हो उन्होंने क्यों कहना शुरू किया कि भाई इसको तो जहाँ से अवसर मिलता है, जहाँ से मौका मिलता है वहाँ से निकाल लेता है, और ना किसी से लड़ाई ना किसी से झगड़ा। तो ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हम उस समय गुलामी के दंश को झेल चुके थे। हम चाहते थे हम दोबारा उस गुलामी के दंश को क्यों झेलें, या उस गुलामी का एहसास दोबारा फिर से क्यों करें। और हमको अगर अपना विकास करना है तो हमें जहाँ से जो चीज़ सही मिलेगी हम उसके आधार पर, उसके अकॉर्डिंग हम सौदा जो है कर लेंगे। क्लियर? तो ये जो है सौदे, मतलब हम गुट निरपेक्ष हो गए। अब 1947 से लेकर के 1947 से लेकर के ये हमारी पॉलिसी एज इट इज कंटिन्यू चलती रही। 1961 में ये आंदोलन शुरू हुआ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन इंडिया, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन एवं भारत। 1961 में जो है ये आंदोलन शुरू हुआ। अब इस आंदोलन को शुरू करने वाले, जिनके कंधों पर ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, राइट, वो 3 लोग थे। एक तो हमारे पंडित नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री थे। दूसरे नासिर, तीसरे टीटू। और वैसे 4 लोग थे। इस मतलब आंदोलन की शुरुआत 4 देशों ने शुरू की, जिसमें कौन कौन से था? भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया एवं मिस्र। इन 4 देशों ने किसके? ये अलाइनमेंट के अगेंस्ट, किसके? गुट के अगेंस्ट क्या कर दिया? एक आंदोलन छेड़ दिया। मतलब आंदोलन, अब आंदोलन तो छेड़ दिया, आंदोलन का मतलब होता है एक तरह से युद्ध स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये जो है एक तरह से कोल्ड वार का टाइम चल रहा था कि एक बातचीत ही चल रही थी। इज दैट क्लियर? तो ये जब युद्ध छेड़ दिया, एक मूवमेंट, एक आंदोलन छेड़ दिया, तो इस आंदोलन का ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य होता है हर चीज का, कि भाई कोई भी चीज है तो उसका क्या उद्देश्य है, उसके पीछे, इस मूवमेंट के पीछे का उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव बिहाइंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन के पीछे का उद्देश्य क्या उद्देश्य था? राइट? तो उद्देश्य ये था कि 1945 में दुनिया ने देखा कि यूएसए ने, 1945 जो हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, देखा कि यूएसए ने जो है
जापान के नगरों हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम अर्थात परमाणु बम ड्रॉप किए, जिससे जो है हिरोशिमा नागासाकी जो है क्या हो गए, तबाह हो गए। और जबकि वो बहुत कमज़ोर वाले बम थे, उन दोनों बमों में से उनका नाम थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन। ये दो बम थे जो हिरोशिमा और नागासाकी में रिस्पेक्टिवली गिराए गए थे। ठीक है, समझ में आया? ये दो बम थे जो ड्रॉप किए गए थे। तो इन बमों को अब जो है इसके पीछे का उद्देश्य देखिए क्या था। तो बेसिकली हमारा जो उद्देश्य था कि जो वहाँ पे उस समय हथियारों की होड़ लगी हुई थी, एक ज़्यादा से ज़्यादा जो है हथियार, तो इन्होंने कहा कि जो है विश्व में अब डेडली वेपन्स नहीं होने चाहिए। ये क्या नहीं होना चाहिए? डेडली वेपन्स। और डेडली वेपन्स में स्पेशली न्यूक्लियर वेपन, इससे पूरी मानवता को खतरा है। न्यूक्लियर वेपन मतलब परमाणु एनर्जी जो है, परमाणु जो हथियार हैं, इनसे जो है क्या है, पूरे विश्व की मानवता को खतरा है। अर्थात ये वैश्विक रूप से ये धरती को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। राइट? तो हम ये चाहते थे कि ये जो डेडली वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये किसी भी देश के पास नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो वो क्या कर दें, अपने उन वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दें। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक तो डेडली वेपन्स नहीं होने चाहिए। सेकेंड थिंग इज दिस, जो हमारा उद्देश्य था कि जो ताकतवर देश आज भी किसी कमज़ोर राष्ट्र को, किसी कमज़ोर नेशंस को अपनी कॉलोनी बनाए हुए हैं, उन्हें जो है क्या कर दें, मुक्त कर दें, उन्हें आज़ाद कर दें। ठीक है, उन्हें भी फ्रीडम दे दें। तो ये हमारा जो है, इसीलिए हम गुट में शामिल नहीं हुए, ताकि हम उन कमज़ोर वीकर्स कंट्रीज़ की, वीकर्स स्टेट की बात को जो है यूएनओ में, कहाँ पर, यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में बात को रख सकें। तीसरा हमारा जो उद्देश्य था कि हम इंपीरियलिज्म का विरोध कर सकें। किसका? साम्राज्यवाद का। जो साम्राज्यवादी नीति के तहत एक देश दूसरे कमज़ोर देश को जो है अपना गुलाम बनाने की फिराक में लगा रहता है, तो हम इस साम्राज्यवाद का लगातार विरोध करते रहे। और न्यूक्लियर वेपन्स जो डेडली वेपन्स हैं, इसका विरोध करते रहे। हम हमेशा कहते रहे इस आंदोलन के माध्यम से कि ये जो है क्या होने चाहिए, डेडली वेपन्स डेमोलिश डिस्ट्रॉयड हो जाने चाहिए, नष्ट कर देने चाहिए। जिनके पास हैं वो भी नष्ट कर दें। वो बात अलग है कि 1974 में, कब, 1974 में हमने जो है पहला परमाणु परीक्षण, सफल परमाणु परीक्षण किया पोखरण में। ये हमारी विदेश नीति की सफलता थी। तो उस समय जब हमने परमाणु परीक्षण किया, उससे पहले जो है यूएनओ में अमेरिका ये चिल्लाने लगा कि भाई देखिए अब कोई वेपन्स नहीं बनाएगा, अब कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। भारत ने कहा अरे वाह भैया, तुम तो बड़े यार तेज आदमी हो, खुद तो रखे हो AK-56 और हम एक देसी कट्टा भी ना रखें। राइट? आप जब चाहो तब हम पर हमला कर लो, हमारे पास लाठी डंडा भी नहीं होना चाहिए। अरे भैया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लॉ के तहत हमें भी तो अपनी बाउंड्रीज, अपनी सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार है कि नहीं है? यद्यपि मैं खुद भी इस बात का विरोधी हूँ कि किसी के पास न्यूक्लियर पावर्स कोई भी राष्ट्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व के लिए खतरा है, पूरी समूची मानवता के लिए खतरा है। तो हम तो कह रहे हैं कि जिनके पास हैं वो डिस्ट्रॉय कर दें, हम भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। इज दैट क्लियर? और चूंकि 1962 का हम इंडो चाइना वार जो हुआ था, तो उस चाइना वार में, इंडो चाइना वार में जो हमने जो दंश झेला कि हमारी 1.48 लाख स्क्वायर मीटर लैंड जो है चाइना के कब्जे में चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि हमारे पास वेपन्स की कमी थी, ड्यू टू लैक ऑफ वेपन्स। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की सेना कमज़ोर है,
हमारी देश की सेना के हौसले कमज़ोर हैं। हमारे देश की सेना का हौसला बहुत बुलंद है। न हमारे यहाँ देश की सेना कमज़ोर है, न देश की धरती पर कमज़ोर लोग जन्म लेते हैं। अब की बार जो है डस्टर मारूंगा फेंक करके, इसलिए जो है नींद नहीं आनी चाहिए। आँख खोल लो, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। और जो है ये कोई वो नहीं है, ज्ञान तो जब जहाँ जैसे जितना मिलना चाहिए लेना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने चूँकि इस दर्द को भी झेला था, तो दैट्स वाई हमने 1974 में जो है पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया। ये हमारी विदेश नीति की बड़ी सफलता थी। अगर हमने किसी गुट को ज्वाइन किया होता तो वो अब, और उस समय हम परमाणु परीक्षण करने जा रहे होते, तो वो गुट चाहता कि हम पावरफुल हो जाएं। कोई भी पावरफुल व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके समकक्ष कोई दूसरा पावरफुल आके खड़ा हो, उसके बराबर आकर के, राइट। तो हमने गुट निरपेक्ष रह करके क्या किया, अपनी मुक्त विदेश नीति के तहत, फ्री फॉरेन पॉलिसी के तहत, अपनी बनाई हुई पॉलिसी के तहत हमने सफल पोखरण परमाणु परीक्षण किया। इज दैट क्लियर? और अब हम भी एटॉमिक पावर हो गए। हमारी वहाँ पर भी ये सफाई थी कि हम एटॉमिक पावर हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर है, वो किसी देश को दबाने के लिए, किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई हमें कमज़ोर समझ करके हमारी बाउंड्रीज का वायलेशन करेगा, हमारी सीमाओं का उल्लंघन करेगा, और ऐसी स्थिति में हमें परमाणु हमले की धमकी देगा, तो भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं। भारत भी परमाणु हमला कर सकता है, हम मतलब कमज़ोर नहीं। इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ पर जो है गुट निरपेक्ष रह करके हमने विरोध किया। अच्छा देखिए, यूएनओ, अमेरिका, हम बात करेंगे यहाँ पे यूएसए की, जो अपने आप को फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का संरक्षक मानता है, कहता है यूएसए इज अ गार्जियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। वो दुनिया के मौलिक अधिकारों की बात करता है, दुनिया के मानवाधिकारों की बात करता है, जबकि उसी के यहाँ सबसे ज़्यादा मानवाधिकारों का हनन होता है। उसी के यहाँ गोरे काले का भेद होता है। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर जो है क्या है, काले लोग हैं। अब ये गोरे जो है काले लोगों से नफ़रत करते हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के तहत हमारी जो है नेहरू जी ने कई बार यूएनओ में इस बात को रखा कि एक ह्यूमन बीइंग को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए, उसे उसकी स्किन के आधार पर उसको आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज ना किया जाए। तो वहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बार बार जो है इस बात को इक्वलिटी की बात कर रहे थे कि सभी को जो है एक इक्वल साइड से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो काला है तो उसके लिए जो है कोई हेट रखें या उसके लिए हेटर्ड स्पीच डिलीवर करें, तो काले के लिए, ब्लैक के लिए हेटर्ड स्पीच डिलीवर नहीं करनी है। अच्छा है क्या, हम जब नए नए देश थे, नए नए आज़ाद हुए थे, तो जब कहते नहीं एक आम बोलचाल की भाषा में, अच्छा हटो यार फालतू की बात कर रहे हो, कल के लौंडे हो तुम, अब हमको ज्ञान देने चले आए। तो भारत तो कल का ही लौंडा था, एक नन्हा बच्चा था, भारत तो नया नया आज़ाद हुआ था। अब भारत ने जब गुट निरपेक्ष रह करके किसी गुट में ना शामिल होकर के जब यूएनओ में ये बात रखना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे देशों ने क्या कर लिया, बहुत जो लोगों ने गुट ज्वाइन भी किया था यूएसए या यूएसएसआर का, उन्होंने भी गुट छोड़ करके भारत की लीडरशिप में भारत के साथ आ गए और कहा कि भाई हम भी किसी गुट में शामिल नहीं रहेंगे, हमें जहाँ से जैसे जिससे सहायता जो मिलेगी हम लेंगे। तो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ को कई जो न्यूली जो है आज़ाद हुए देश थे उन्होंने उसको एडॉप्ट भी किया, माना भी। देखिए पॉलिसी कोई भी हो या कोई भी लॉ हो, कुछ अच्छी चीज़ें जैसे कि हमने देखा होगा आपको जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाते हैं
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताते रहते हैं, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ये हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, लाइक दैट। तो इस तरह से बताते हैं। तो भारत ने जो विदेश नीति बनाई, तो भारत की विदेश नीति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी कि हम किसी के अंडर प्रेशर नहीं बनाएंगे। इंडिया एज ए सोवरेन स्टेट वो अपनी देश की और अपने विदेश की, चाहे वो देश के अंदर की हो या विदेश की नीति अब बनाने के लिए स्वतंत्र है, और वो किसी के दबाव या किसी के कहने में आकर के नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर जो भारत का जो गुट निरपेक्ष रहना और गुट के अगेंस्ट, जो गुट थे जिन्होंने गुट बनाए थे उनके अगेंस्ट एक आंदोलन की शुरुआत करना, उस आंदोलन के पीछे का उद्देश्य क्या था? बड़ा पॉजिटिव उद्देश्य था। आंदोलन छेड़ करके हमें किसी को जो है क्या नहीं करना था, हमको किसी को जो है डराना नहीं था, धमकाना नहीं था, दबाना नहीं था, बल्कि अपनी नीति स्पष्ट करनी थी, नीति निर्धारित करनी थी कि देश चाहे अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबके साथ एक जैसा इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। और जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की बात है, तो जहाँ मानवाधिकारों की बात हो, तो मानवाधिकारों के मैटर्स में भी काले और घोरे में ह्यूमन बीइंग को ना बांटा जाए, हेटर्ड स्पीच ना डिलीवर की जाए। और आज भी हम न्यूक्लियर वेपन्स, डेडली वेपन्स के अगेंस्ट हैं, और उस समय भी हम सिंस डे वन, मतलब कह सकते हैं पहले दिन से ही हम डेडली वेपन्स के अगेंस्ट हैं। लेकिन इन हथियारों की ओर में ये जो है जो लगी हुई थी, इसका अगर किसी ने विरोध किया है तो वो विरोध करने वाला केवल और केवल भारत है। इज दैट क्लियर? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन एवं भारत, ये टॉपिक आपको जो है मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आई थिंक इसको और भी कंटिन्यू करेंगे, इन डीप डिटेल जो है डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सब्सक्रिप्शन करना ज़रूर ना भूलें, इससे एक टीचर का मनोबल बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।